को लगा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिसेप्टर रेगुलेशन ये रिसेप्टर जो काम करते हैं तो इसको रेगुलेट कैसे किया जाता है, कौन से रिसेप्टर्स काम करने के लिए बाज रिसेप्टर्स होते हैं ना, मैं आप लोगों को क्लास में भी बताया था, वो स्पेयर रिसेप्टर्स बनाते हैं। स्पेशली ब्लॉकर्स अगर दे देना, बीटा ब्लॉकर्स वगैरह, तो ये स्पेयर रिसेप्टर बनाते हैं। तो उसकी इस किस्म की रेगुलेशन या उसकी डाउन रेगुलेशन, अप रेगुलेशन वगैरह कैसे होती है, एक ये इस इसके अंदर आएगा, ठीक है। इसके अलावा फीडबैक जो इसके आउटपुट के लिए सिग्नल्स आते हैं, इसके अपने उन सिग्नल्स, उस पर बात थोड़ी सी करेंगे, और कुछ पैथोफिजियोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो रिसेप्टर की रेगुलेशन आमतौर पे डेंसिटी और एफिकेसी पे डिपेंड करती है, दवाइयों की भी करती है, और उसकी कंसंट्रेशन पे भी करती है, ठीक है। एक दवाई की कंसंट्रेशन कितनी है, ज्यादा है या कम है, और वो कितना पोटेंट है, कितना काम करने वाली दवाई है। कुछ दवाइयाँ देखो लोकल होती है, ओटीसी होती है, तो वो अगर आप ज्यादा मिकदार में भी दे दो तो उसका इतना काम नहीं होता, नहीं कर सकते काम, वीक इफिकेसी उनकी होती है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है कि वो रूट पे फिर डिपेंड करती है, इतनी एब्जॉर्ब नहीं होती, बायो अवेलेबिलिटी उसकी इतनी नहीं होती। कुछ दवाई ऐसी होती है कि वो बायो अवेलेबिलिटी भी उसकी अच्छी मिल जाती है, उसकी इफिकेसी भी अच्छी होती है, तो वो काम भी ज्यादा करती है। जैसे काम ज्यादा करती है तो फिर उसकी टॉक्सिसिटी भी या साइड इफेक्ट्स भी ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो तीन चीजें होती हैं जो रिसेप्टर रेगुलेशन को मॉनिटर करती है और रेगुलेट इस तरीके से होती है। उसमें है लेवल ऑफ ऑनगोइंग एक्टिविटी। लेवल ऑफ ऑनगोइंग एक्टिविटी का मतलब यह है कि जो एक्टिवेशन होती है रिसेप्टर्स की, ये डीसेंसिटाइजेशन को या डाउन रेगुलेशन को कैसे लीड करती है या कैसे वहां तक पहुंचती है, ठीक है, कंटिन्यूसली। अच्छा, दूसरा जो फीडबैक फ्रॉम ऑन सिग्नल आउटपुट है, इसका मतलब ये है कि रिसेप्टर कैसे सिग्नलिंग को इफेक्ट करती है, एडजस्ट करती है, स्पेशली एडजस्ट करती है, ठीक है। और ये फिर एडजस्टमेंट के बाद अपना जो इफेक्ट है वो कैसे निकालती है, और फिर इफेक्ट को कैसे एडजस्ट करती है, तो ये इसके अंदर आती है। फिर तीसरा जो पैथोफिजियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस है, तो पैथोफिजियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस ये है कि किसी इस बंदे के अंदर जिसने दवाई खाई है, इसके अंदर कोई और बीमारी तो नहीं है, या कोई एक्सटर्नल फैक्टर तो नहीं है जो इस दवाई के बिहेवियर को, इसकी मॉडिफिकेशन को इफेक्ट करे, या इसका रिसेप्टर के साथ बॉन्ड को इफेक्ट करे, ठीक है। जैसे इसके अंदर या तो बीमारी को हम ले सकते हैं, जैसे एक बंदा है उसको हार्ट का इशू भी है और वो डायबिटिक भी है, तो अगर आप उसको हार्ट के लिए कोई इशू दे दो तो डायबिटिक की जो कंसिक्वेंसेस है वो उसको इफेक्ट करेगी, उस दवाई को, सर्कुलेशन कम हो जाती है, शुगर लेवल ज्यादा होता है, तो दवाई के इफेक्ट को ये फिर मुतासिर करती है। या इसके अलावा हम अगर कोई और एक्सटर्नल फैक्टर ले लें, तो एक्सटर्नल फैक्टर में अगर दो दवाइयाँ आपने इकट्ठी खा ली है, और वो दवाई एक दूसरे के साथ उसका इंटरेक्शन है, या एक दूसरे पे इनहिबिटरी इफेक्ट है, जो मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया था थोड़ा सा बायो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, कि कुछ दवाइयाँ इसिटाइलेटर्स होती है, या कुछ दवाइयाँ लिवर के अंदर जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए या मेटाबॉलिज्म के लिए जो सिस्टम है, P450 या N450 साइटोक्रोम सिस्टम, उसके एंजाइम्स को एक्टिवेट करती है, तो दवाइयाँ जल्दी जल्दी मेटाबोलाइज होती है और उसका काम कम हो जाता है। अगर जो दवाइयाँ इस सिस्टम को, इस साइटोक्रोम सिस्टम को, एंजाइम एक्टिविटीज की कम कर देती है, तो वो दवाइयाँ फिर ज्यादा देर तक बॉडी में रहती है, उसकी मेटाबॉलिज्म डिले हो जाती है या कम हो जाती है, तो उसका असर भी फिर कम आता है, ठीक है। तो इस इन तीन चीजों पे ये डिपेंड करती है। और इसके अंदर जो मजीद अगर हम पढ़े या देखें, तो एक रिसेप्टर रेगुलेशन में एक चीज होती है जो लेवल ऑफ ऑनगोइंग एक्टिविटी में स्पेशली आती है, डाउन रेगुलेशन एंड अप रेगुलेशन, ठीक है। डाउन रेगुलेशन, कंटिन्यूड एक्सपोजर टू अ ड्रग एगोनिस्ट या ब्लंटेड रिस्पॉन्स, इसमें डिसेंसिटाइजेशन या रेफ्रेक्टरीज इसको कहते हैं, या ड्रग टॉलरेंस इसको कहते हैं, इसकी वजह से डाउन रेगुलेशन हो जाती है। मैं आप लोगों को समझाता हूँ इसका मकसद या इसका मतलब क्या है। देखिए, कुछ दवाइयाँ हम बार बार लेते हैं, बार बार लेते हैं, बार बार लेते हैं, जैसे एंटीबायोटिक स्पेशली,
या इसी तरह कुछ दर्दों की दवाई, ये हम बार बार जब लेते हैं तो उसको बार बार लेने से जिस मैकेनिज्म के थ्रू वो काम करती है, जिन रिसेप्टर के थ्रू, वो इससे आहिस्ता आहिस्ता डिसेंसिटाइज हो जाते हैं। इसके साथ उसका एक्सपोजर इतना हो जाता है, इतना हो जाता है कि ये फिर आते हैं तो इसके साथ इसकी जान पहचान या इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए ये फिर इसको सही तरीके से पहचान नहीं सकते। मैं अगर एक और एग्जांपल इसको समझाने के लिए आपको दे दूं, तो एक बंदा है, उसकी नजर कमजोर हो गई है, ठीक है। जैसे आप खिताब कर रहे हो या आप किसी को समझा रहे हो, तो हर एक बंदे की अपनी पहचान है, नामों से पहचानना, लुक से पहचानना। अगर आपकी नजर कमजोर हो गई है, जैसे बुढ़ापे में लोगों को हो जाता है, तो फिर पहचान नहीं सकते। इसी तरह एक दवाई अगर आप बार बार देते हो, बार बार देते हो, तो उससे उसके रिसेप्टर इसी तरह डिसेंसिटाइज हो जाते हैं, और फिर उस दवाई के साथ वो एफिनिटी नहीं रहती। इसको कहते हैं ड्रग टॉलरेंस और डिसेंसिटाइजेशन। तो जब ये होगी जिन दवाइयों में, तो उसमें डाउन रेगुलेशन होगा, उनके रिसेप्टर्स उस तरह एक्टिवेट नहीं होंगे। एक या पहले फॉर एग्जांपल 4-5 रिसेप्टर थे, अभी 2 रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे या 3 बाकी नहीं होंगे, तो इसको कहते हैं डाउन रेगुलेशन, ठीक है। कुछ एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट हैं, जैसे थियोफाइलिन एक दवाई है, अस्थमा के लिए देते हैं। या इसके अलावा अस्थमा की जो और दवाइयां हैं ब्रोंकोडायलेटर्स में से विंटोलिन हो गई, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं। तो वो वाली दवाइयाँ सल्मेट्रोल वगैरह हो गए, ये दवाइयाँ अगर आप बार बार दोगे तो इससे फिर डाउन रेगुलेशन हो जाती है उन रिसेप्टर्स की। इसीलिए डॉक्टर साहिबान दवाइयाँ बदलते रहते हैं, ताकि ये ड्रग टॉलरेंस ना हो। चेंज होने से फिर नहीं होता, ठीक है। एक महीने एक दवाई या 2 महीने फिर चेंज, फिर कोई और, फिर चेंज, फिर कोई और। ये हो गई डाउन रेगुलेशन। फिर इसके बाद है अप रेगुलेशन। अप रेगुलेशन आमतौर पे ब्लॉकर ज्यादातर करते हैं। डाउन रेगुलेशन एगोनिस्ट जो दवाइयाँ होती है, या एगोनिस्टिक इफेक्ट जो रखते हैं, वो वाली दवाइयाँ ज्यादा करती है। और अप रेगुलेशन एंटागोनिस्ट या ब्लॉकर्स की दवाइयाँ जो होती है वो ज्यादातर करते हैं। इसमें डिप्लेशन ऑफ द नॉरएड्रेनालिन या ट्रीटमेंट विद एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, ऐसी दवाइयाँ, ऐसी बीमारियों का इलाज जो एंटागोनिस्ट के थ्रू की जाए, या ऐसी दवाइयाँ जो एज एंटागोनिस्ट दी जाए, जैसे बीटा एंटागोनिस्ट या बीटा ब्लॉकर्स। जो ब्लड प्रेशर वाली दवाइयाँ है ना, जिसमें से एटिनोलोल आता है, प्रोप्रानोलोल स्पेशली। और इसके अलावा ये प्रोप्रानोलोल स्पेशली इसलिए मैंने बोला ना कि ये नॉन स्पेसिफिक है। इसी तरह और भी इसमें बेसोप्रालोल है, मेटोप्रालोल है, ये वाली दवाइयाँ अगर आप दोगे तो ये इन बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है। जब बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, स्पेशली एंड्राल को, प्रोप्रानोलोल को अगर हम ले लें, ये आमतौर पे एंजाइटी के लिए या पल्पिटेशन के लिए देते हैं ना, धड़कन जिसकी ज्यादा हो, हार्ट की रफ्तार जिसकी ज्यादा हो, तो ये देने के बाद उसकी रफ्तार कम हो जाती है, टेकिकार्डिया कम हो जाता है। तो ये जब हम देते हैं, रेगुलर देते हैं, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, तो ये ब्लॉकर्स अपने साथ स्पेयर रिसेप्टर बना देते हैं। पहले फॉर एग्जांपल 4 रिसेप्टर्स थे, फिर ये 6 या 8 कर देते हैं, और उस पे भी, उसके ऊपर भी इस हार्ट रेट को कम कर देते हैं। लेकिन जब आप इसको फौरन से बंद कर देते हो, तो फिर वो एड्रेनलिन आके ज्यादा रिसेप्टर के साथ और कम रिसेप्टर के साथ अटैच होगा, और फिर ज्यादा धड़कन, उससे भी तेज धड़कन आएगी, टेकिकार्डिया आएगी। इसीलिए इस किस्म की दवाइयों को बंद करने के लिए डॉक्टर साहिबान एक तरीका इख्तियार करते हैं, जिसको टैपरिंग कहते हैं। दवाई को आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं, और फिर बंद कर देते हैं, तो फिर स्पेयर रिसेप्टर खत्म हो जाते हैं और बंदा फिर ठीक हो जाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं अप रेगुलेशन। ये स्पेयर रिसेप्टर जो बनाते हैं ना, इसको कहते हैं अप रेगुलेशन। तो सुपर सेंसिटिविटी हो जाती है रिसेप्टर्स की अपने न्यूरोट्रांसमीटर के लिए। जो अगर हम बीटा रिसेप्टर की बात करें, तो नॉरएड्रेनालिन या एड्रेनालिन के लिए, ठीक है। तो सडन विड्रावल या सडन विड्रावल का मतलब है कि इन दवाइयों को अचानक से फिर छोड़ना अच्छा नहीं होता, स्पेशली इस्केमिक हार्ट डिजीज में, या जो हार्ट अटैक वाले मरीज होते हैं उनमें, या कोरोनरी आर्टरी डिजीज वाले मरीजों में। इसको फौरन बंद नहीं करना चाहिए, ठीक है, आहिस्ता तरीके तरीके से बंद करना चाहिए। तो ये एक चीज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, अप रेगुलेशन। ये डाउन और अप रेगुलेशन की समझ आप लोगों को लग गई होगी। इसके अलावा नेचर ऑफ रिसेप्टर, नेचर ऑफ रिसेप्टर्स ये है कि इसके टाइप्स के अंदर फिर सब टाइप्स भी होते हैं। जैसे अगर हम कोलिनर, जी जी, और सर ये आपने ये अप रेगुलेशन का बोला ना, जी जी, आपने इसमें बीपी के जो टेबलेट है इसका आपने
जो मेडिसिन है उसका नाम लिया। इसमें एक टेबलेट है सर, वो जो जुबान के नीचे रखते हैं जब भी बहुत ज्यादा हो जाए एंजियोसिट की जुबान। बात कर रहा हूँ, जी जी। जी सर। तो वो सर डायरेक्ट मतलब तकरीबन 5 to 3 मिनट के अंदर वो बीपी को नीचे ले आता है। क्या सर ये हमारे लिए ठीक है कि हम ये इस्तेमाल करें? नहीं नहीं नहीं, असल में एंजियोसिट, मिनट एंजियोसिट को मिनट जरा वो माइक नीचे बंद ले कर ले, आता अपना है। माइक जरा ऑफ कर ले, ताकि मुझे अपनी आवाज ना आए। अब सुन ले आंसर को। ये एंजियोसिट की दवाई या जो है ये वेजोडाइलेटर है, ये हम इस मरीज को भी जरूरत के लिए जुबान के नीचे रखते हैं, क्योंकि इस मरीज को या एंजाइना हो रहा होगा, या एंजाइना के अंदर कुछ टाइप्स है, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, हार्ट अटैक भी हो सकता है, ठीक है। अनस्टेबल एंजाइना आमतौर पर हार्ट अटैक की तरफ लीड कर जाता है। तो ये इस बंदे को फौरन इफेक्ट दिखाने के लिए हम जुबान के नीचे रखते हैं, क्योंकि जुबान के नीचे वाली सर्कुलेशन ये सिस्टमिक सर्कुलेशन के साथ मिली हुई है, और ये जल्दी इफेक्ट दिखाती है, हार्ट की तरफ जल्दी पहुंच जाती है, हेपेटिक इफेक्ट से भी बच जाती है, फर्स्ट पास हेपेटिक इफेक्ट और बाकी एब्जॉर्प्शन वगैरह से भी बच जाती है, फौरन एब्जॉर्प्शन हो जाती है। तो उस इन लोगों को हम इसलिए देते हैं ताकि फौरन ये कोरोनरी वेजोडाइलेशन हो जाए। वेजोडाइलेशन हो जाए तो हार्ट को अपने टिश्यू के लिए ब्लड पहुंच जाएगा, और इस बंदे का एंजाइना खत्म हो जाएगा, हार्ट अटैक के अलामत सबसाइड हो जाएंगे। अब आम लोगों की जो बात आपने की कि हम इसको यूज करते हैं, तो हम इसको यूज क्यों करें? हम इसको हमारे अंदर इसमें इंडिकेशन ही नहीं है। हम ब्लड प्रेशर के लिए इसको यूज नहीं कर सकते, ये हम एंजाइना के लिए या इस्कीमिया के लिए यूज करते हैं, ताकि वेजोडाइलेशन हो, रगे खुल जाए और उसकी तंगी खत्म हो जाए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जुबान के नीचे बार बार रख भी हम नहीं सकते। हाँ, जुबान के नीचे अगर बार बार आप रखोगे तो वहां पे इरिटेशन हो जाती है, अल्सर बन जाता है, अल्सर। तो इसलिए जुबान के नीचे हम इमरजेंसी के लिए रख देते हैं, फिर इस रूट को हम इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। समझ आ गई? अच्छा जी, तो हम नेचर ऑफ रिसेप्टर्स की बात कर रहे थे, टाइप्स और इसकी सब टाइप। जैसे वो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स है, कोलिनर्जिक ये इस टाइप कोलिन के रिसेप्टर्स हैं। इस कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के अंदर फिर एक मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स है और एक निकोटिनिक रिसेप्टर है। ये निकोटिनिक रिसेप्टर जो होते हैं ना, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे या नर्वस सिस्टम के ऑटोनोमिक सिस्टम सिस्टम के अंदर ज्यादातर होते हैं, ठीक है। मस्कुरेनिक रिसेप्टर जो है ये मसल्स के ऊपर होते हैं, जो मस्कुलोस्केलेटल मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं, इस पे ज्यादातर एट्रोपिन काम करती है मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स पे। लंग्स के मसल्स होते हैं। और जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं ये चूंकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर ज्यादातर होते हैं, तो उस पे और कोलिनर्जिक दवाइयाँ हैं, एंजियोस्टिकमिन वगैरह, वो काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये नेचर ऑफ रिसेप्टर्स है। ये रिसेप्टर्स का जो नेचर होता है उसी के मुताबिक ये रिसेप्टर काम दिखाएगा, ये इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। अब मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स का काम थोड़ा सा अलग है, निकोटिनिक रिसेप्टर्स का काम थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इस तरह एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर मैंने क्लास में डिस्कस भी किए थे। इसके अंदर अल्फा रिसेप्टर्स आते हैं, बीटा, फिर अल्फा वन अल्फा टू, उसके अंदर बीटा वन बीटा टू रिसेप्टर स्पेशली। तो ये लोकेशन पे डिपेंड करते हैं, और इसका काम भी एक दूसरे से अलग हो सकता है, ठीक है। बीटा वन रिसेप्टर का काम है कि हार्ट के रेट को बढ़ाना, क्योंकि हार्ट के अंदर ये होते हैं वेजो कंस्ट्रक्शन करना, ताकि जरूरत के मुताबिक बीपी बढ़े। अगर कोई बंदा रनिंग कर रहा है ना, कोई वेगोरस एक्टिविटी कर रहा है, उसको एनर्जी की जरूरत है, तो बीटा वन रिसेप्टर पे एड्रेनालिन नार एड्रेनालिन अटैच हो जाते हैं, और इसका हार्ट रेट और बीपी बढ़ाते हैं। और बीटा टू रिसेप्टर पे जब ये अटैच हो जाता है, तो चूंकि ये लंग्स के अंदर ब्रांक्यूल में होते हैं, तो इस पे अटैचमेंट से ब्रांको डायलेशन हो जाती है, और सांस में दिक्कत जो है वो खत्म हो जाती है, ताकि सांस बंदा अच्छी तरीके से ले। तो इसी तरह हर रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, तो इसी तरह उसका काम भी अलग होगा, ठीक है। ये नेचर ऑफ रिसेप्टर है। ये सेरोटोनिन के रिसेप्टर है। सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसको हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं। ये जब भी इसके रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं और ये साथ में अटैच हो जाता है, तो मूड अच्छा हो जाता है, बंदा जो है खुश हो जाता है। इसके साथ और भी है, लेकिन ये उसमें एक मेन हार्मोन है, ठीक है। ये नेचर ऑफ रिसेप्टर है। इसके अलावा डोपामीन के रिसेप्टर है। तो डोपामीन के आमतौर पे 4 रिसेप्टर है, D1 D2 D3 D4। उस पे D1 पर उसका अलग काम अपना है। ज्यादातर डोपामीन का काम परसेप्शन के ऊपर है, ठीक है। चीजों को परसीव करना, जैसे गुस्सा है, जैसे देखना है। अगर डोपामीन के कुछ रिसेप्टर्स पे इसकी लेवल ज्यादा हो जाए, तो फिर हिलुसिनेशंस नजर आते हैं, डिल्यूजन, इंसान को परसेप्शन में इस तरह चेंज आ जाता है, ठीक है। तो ये नेचर आप रिसेप्टर पे डिपेंड करता है कि ये काम कैसे होगा या किस तरह करना है, ठीक है। अच्छा, दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस लेक्चर?